नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का सीरीज स्टार्ट की हूं, जो मैं आज इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊँगी, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा स्केचेस ऑफ ट्रांसफार्मर कंपोनेंट। ओके, मतलब ये सिंबल्स मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और फिर मैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और केबल कंपोनेंट दोनों पढ़ाई हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्केचेस ऑफ ट्रांसफार्मर कंपोनेंट। तो आइए, मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीपली तो नहीं पढ़ाऊँगी ट्रांसफार्मर कंपोनेंट में, मतलब ट्रांसफार्मर के बारे में, बस उसके कंपोनेंट के बारे में बताऊँगी। जब मैं ट्रांसफार्मर का लेक्चर लूँगी तब मैं वो उसके बारे में पूरा ट्रेड थ्योरी में बताऊँगी। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में। तो पहले आप जान जाइए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब होता है बिना घूमने वाला डिवाइस, मतलब कि स्थिर होता है ना। आप मतलब इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये एकदम फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, बिना घूमने वाला पार्ट होता है इसमें। यह इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर घटाता है। याद रखना, डीसी पे ये काम नहीं करेगा, एसी वोल्टेज को ये बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, उसको वो बिना बदले, मतलब वो कांस्टेंट रहता है। मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखता है तब वो वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, यानी आप क्या बोलोगे, तो यानी आप बोलोगे कि वोल्टेज को अब बढ़ाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट हमारा घटेगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी कैसे। और अगर वोल्टेज घट रहा है तो करंट हमारा बढ़ रहा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो बात करेगी, फ्रीक्वेंसी मतलब जो आवृत्ति होती है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब जो है 50 हर्ट्ज में काम कर रहा है तो 50 हर्ट्ज पे भी काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये किस ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे क्या किया जाता है, मतलब क्या कि जब हम लोग प्राइमरी में एसी सप्लाई दिए, ठीक है, तो कोर में, जैसे यहाँ देखिए हम लोग का यहाँ प्राइमरी हुआ इस साइड, अगर हम लोग प्राइमरी में एसी सप्लाई देते हैं तो जो कोर होता है, ठीक है, कोर में क्या बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। बट कुछ अच्छा सा मैं हाँ, जैसे कि ये यहाँ पे है, अगर हम लोग यहाँ पे एसी सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा ये सेकेंडरी वाइंडिंग को काटेगा। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको काटेगा, जिसके कारण सेकेंडरी में जो होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो ईएमएफ वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ वोल्टेज जो उत्पन्न होता है, मतलब प्राइमरी में दे रहे हैं लेकिन आप म्यूचुअली इंडक्शन होकर हमारा सेकेंडरी में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ओके। अब देखिए इसका मेन कंपोनेंट में क्या क्या होता है, ये तो हम लोग देख लेंगे कैसे म्यूचुअल इंडक्शन पे काम किया। अब इसके मुख्य भाग में देखेंगे तो ये कोर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कोर है जो कि सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ठीक है, ये कोर क्या चीज़ से बना होता है, तो सिलिकॉन स्टील से ये कोर हमारा बना होता है। यही हमारा फ्लक्स का रास्ता होता है। ठीक है, ये सिलिकॉन स्टील से बना हो रहा है, और ये जो एडी करंट लॉस होता है, एडी करंट लॉस, उसको वो कम करता है। ठीक है, एडी करंट लॉस को वो कम करता है। ठीक है, ये जो सिलिकॉन का बना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग मतलब जहाँ से आप एसी इनपुट वोल्टेज देते हो। ठीक है, ये सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज मतलब जहाँ से आप आउटपुट लेते हो। ठीक है, इनपुट यहाँ से हुआ दिए और आउटपुट आप यहाँ से लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें इंसुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो जो वाइंडिंग होता है ना, वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग इंसुलेशन देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ऑयल डालते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में आप ऑयल पढ़ेंगे तो ये कूलिंग और इंसुलेशन के लिए होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये हमारा ट्रांसफार्मर है। इसके कंपोनेंट के बारे में आप ढेर सारा देखेंगे। देखिए मेन कंजर्वेटर ऑफ ट्रांसफार्मर है ये, तो इसके बारे में जानिए कि ये एक छोटी सी टंकी होती है ना, ये एक छोटी सी टंकी होती है जो कि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर है ना, ऑयल लेवल इंडिकेटर सब लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उसके ऊपर ये लगाई जाती है। ठीक है, मतलब और मुख्य टैंक से पाइप से, जो मुख्य टैंक है इसे किससे जुड़ी है, पाइप से जुड़ी थी, ये ध्यान रखना हमारा। ठीक है,
मतलब कोई पूछेगा कि मेन कंजर्वेटर क्या होता है, तो एक छोटी सी टंकी होती है जो ऑयल फिल्ड पावर ट्रांसफार्मर के जो भी ट्रांसफार्मर है आप उसके देखेंगे ऊपर में लगी हुई होती है, ठीक है। और जो मुख्य टंकी है, जैसे ये हमारा मुख्य टैंक है, उससे ये पाइप से जुड़ी होती है। अब मेन कंजर्वेटर का कार्य क्या है, तो जो भी तेल का फैलाव और सिकुड़न होता है ना, उसको संभालना होता है। मतलब कि नहीं, जैसे गर्मी के दिनों में क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर में जो चलने वाला तेल है वो गर्म होकर क्या होता है, फैल गया, तो फैल गया। और लेकिन ठंडा के दिनों में क्या हो गया, जब ठंडा हुआ या फिर ठंडा के दिनों में तेल जो होता है वो सिकुड़ गया, तो सिकुड़ गया, फैल गया, तो उसके लिए तो और भी तो जगह चाहिए ना हम लोगों को। तो ये मेन कंजर्वेटर यही करता है, मतलब ठंडा होने पे तेल सिकुड़ता है और जो गर्म होने पे जो फैलता है, तो बदलाव जो होता है मेन कंजर्वेटर टैंक में ही एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो एडजस्ट हो रहा है तब क्या हो रहा है, इससे जो मुख्य टैंक जो है ना उस पर दबाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं, तेल का लेवल बनाए रखने के लिए, मतलब जो भी कंजर्वेटर में जो ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है ना वो इसमें लगा होता है, मतलब ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है। मतलब अगर तेल का सही लेवल है या नहीं, ये जो है वो कंजर्वेटर बताता है, ठीक है। तीसरा काम क्या है, तो ऑयल को बाहर रोकने से बचाता है ये। मतलब अगर कंजर्वेटर ना लगा हो तो तेल गर्म होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, तेल गर्म होगा तो फैलेगा, तो क्या बाहर निकल सकती है ना ये, लेकिन ये कंजर्वेटर उसको सुरक्षित जगह देता है कि ये थोड़ा सा स्पेस मेंटेन हो जाए, ठीक है। जिसके कारण अब चौथा क्या बोल सकते हैं रीजन, कि ट्रांसफार्मर का जो है वो उम्र जो है वो बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि तेल का लेवल और प्रेशर दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तो इससे जो वाइंडिंग है, जो इंसुलेशन है, दोनों को सुरक्षित रह रहा है, तो इससे ट्रांसफार्मर का लाइफ बढ़ गई ना, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि मेन कंजर्वेटर का काम क्या क्या हुआ, तो तेल का फैलाव और सिकुड़न को संभाला, तेल का लेवल को बनाए रखना, ऑयल को बाहर बहने से रोक रहा है, ट्रांसफार्मर की उम्र को बढ़ा रहा है। और भी इसमें ध्यान रखना है कि ये जो है ना कंजर्वेटर जो होता है ये ब्रीदर होता है ना, ब्रीदर के साथ जुड़ा होता है। मतलब ये ब्रीदर यहाँ पे क्या है, किससे जुड़ा होता है, तो ये ब्रीदर के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, ब्रीदर के साथ। तो ये ब्रीदर क्या करता है, तो ब्रीदर में ना सिलिका जेल होती है, ठीक है। ब्रीदर में क्या होती है, तो ब्रीदर में हमारा सिलिका जेल होती है। मतलब जैसे ही इसमें हवा ब्रीदर में क्या होता है, हवा अंदर जाते ही क्या करता है, ये जो सिलिका जेल होता है ना ये नमी सोख लेता है। तो ब्रीदर में हवा आया, ये नमी को सिलिका जेल सोख लिया, तब क्या होगा, इससे जो भी तेल होता है ना वो ख़राब होने नहीं देता है, ठीक है। मतलब अगर बोल सकते हैं कि अगर हम लोग कंजर्वेटर आप नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, तेल का प्रेशर बढ़ जाएगा, तेल लीकेज हो सकता है, इसका इंसुलेशन है वो ख़राब हो सकता है, ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो सकता है, ठीक है। ये जो गैस कलेक्शन चैम्बर जो दिख रहा है ना, यहीं पे ब्रेदर लगा होता है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप ऑयल फ्लो रिले भी लगाए हैं, ठीक है, जो ऑयल को इंडिकेट कर रहा है। फिर यहाँ पे गैस चैम्बर हो गया, ब्रेदर यहीं पे लगा होगा, ऑयल लेवल इंडिकेटर, मतलब ये यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हुआ, ओके। नेक्स्ट देखिए रेडिएटर, ये जो रेडिएटर है ना ये ट्रांसफार्मर के इधर भी लगा हुआ रहेगा और इधर भी, मतलब दोनों साइड ट्रांसफार्मर के लगे रहते हैं। मतलब ये क्या होता है ना, एक फिन्स बोलेंगे या फिर पाइप होता है ये, ठीक है। जो भी ऑयल है ना, ऑयल को ये ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। याद रखना है कि रेडिएटर क्या होता है, दोनों साइड लगे होते हैं जो ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करता है, ठीक है। मतलब कि ट्रांसफार्मर अगर चल रहा है तो इसके वाइंडिंग जो होता है ना, वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, उसमें कौन कौन सा लॉस, कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, ये सब होता है ना। तो उसके कारण क्या हो गया, तेल जो होता है वो गर्म हो जाता है ना, तो तेल गर्म हो गया तो ये जो रेडिएटर है ना उसको ठंडा करने का काम करता है। मतलब क्या करेगा, तो गर्म तेल जो भी होगा वो ऊपर जाकर जो रेडिएटर होता है उसमें आएगा, ठीक है। और ये तेल ही ऊपर आ जाता है, रेडिएटर में प्रवेश करता है, और जो रेडिएटर है ना उसकी सतह जो है ना वो जो भी गर्मी होता है ना वो बाहर निकाल देता है, और जो ठंडा तेल होता है वो वापस उसको, मतलब गर्मी को बाहर निकाल दिया तो ठंडा हो गया, तो फिर वापस उसको टैंक में भेज देता है। मतलब ध्यान रखना है कि तेल के सर्कुलेशन में भी ये मदद करता है रेडिएटर हमारा, ठीक है। सर्कुलेशन में मदद करता, मतलब कि सर्कुलेशन मदद करना मतलब क्या, कि गर्म तेल हल्का होकर ऊपर उठा और भारी तेल जो होता है वो नीचे चला गया, मतलब नेचुरल सर्कुलेशन का काम ये करता है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ट्रांसफार्मर का लाइफ बन गया ना, बढ़ गया ना, मतलब कि सही कूलिंग दिया, इंसुलेशन ख़राब नहीं हो रहा है, वाइंडिंग सुरक्षित हो रही है, ट्रांसफार्मर की लाइफ बढ़ गई, ठीक है। और ये ओवरहीट से भी सुरक्षा दे रहा है। मतलब कि अगर रेडिएटर नहीं होगा तब क्या होगा, तो तेल जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ट्रांसफार्मर फेल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी रेडिएटर के टाइप भी आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारे टाइप का होगा। एक प्लेन ट्यूब रेडिएटर होता है, दूसरा हमारा फिन टाइप रेडिएटर होता है, ठीक है। और तीसरा हमारा फोर्स्ड कूलिंग, ठीक है, फोर्स्ड कूलिंग रेडिएटर होता है। फोर्स्ड कूलिंग रेडिएटर जो होता है वो फ़ैन के साथ होता है।
इसके बाद हमारा आया एयर ब्लोअर। ठीक है, मतलब देखिए अब एयर ब्लोअर का क्या काम हुआ। तो ये जो एयर ब्लोअर है ये भी हमारा क्या एक पंखा और फैन सिस्टम ही होता है। मतलब जो भी यहाँ पे ना पंखा और फैन दोनों मतलब पंखा लगा हुआ होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो रेडिएटर या कूलिंग फैंस पर जो इस पे अगर ये जो रेडिएटर है इस पे तेज़ हवा जो होता है ना, यही पंखा जो होता है वो फेंकता है, जिससे कि गर्मी जो हो वो जल्दी जो है वो आए, जल्दी भागे। मतलब ट्रांसफार्मर को जल्दी ठंडा करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग एयर ब्लोअर लगाते हैं। अगर लोड बढ़ गया है तो ट्रांसफार्मर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा, तब यहाँ पे जो एयर ब्लोअर जो होता है ना, रेडिएटर पर ज़बरदस्ती हो हवा मतलब फोर्सफुली हवा जो होता है वो देते रहता है, जिसके कारण ये गर्मी जो होता है वो तेज़ी से निकल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, ये देख लिए, कंजर्वेटर देख लिए, ऑयल लेवल इंडिकेटर देख लिए, ये सब यहाँ तक ये देख लिए। अब आइए आप आयरन कोर के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आयरन कोर। ठीक है, तो आयरन कोर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का ये मुख्य भाग, ये जो है ना ये मुख्य भाग होता है। ये क्या, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को ये सहारा देता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप देखिए इस पे। ठीक है, मतलब कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है ये दोनों को जो है वो सहारा देता है। मतलब क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो होता है वो आसान पास रास्ता बनाता है। आसान रास्ता मतलब लो रिलक्टेंस पाथ जो है उसको वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब अगर आयरन कोर का कार्य पूछेगा तब क्या क्या होता है, तो पहला आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का रास्ता देना। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का रास्ता देना मतलब प्राइमरी में एसी करंट दिए, करंट से यहाँ पे फ्लक्स पैदा होता है। तो यही आयरन कोर जो होता है इस फ्लक्स को रखता है, ताकि कम नुकसान के साथ ये सेकेंडरी में हमारे पास पहुंचा दे। ठीक है, दूसरा क्या होता है ये आयरन कोर, तो ये दूसरा जो होता है लीकेज फ्लक्स को कम करता है। ठीक है, ये जो लीकेज फ्लक्स है उसको वो कम करता है। मतलब क्या, अगर बिना कोर के अगर कोर नहीं रहेगा तो फ्लक्स क्या होगा, हवा में चला जाएगा। तो आयरन कोर इसमें डाल दिए हैं तो इसमें फ्लक्स जो भी है वो अपने अंदर अंदर रखेगा। तो इससे क्या होगा, कपलिंग भी हमारा अच्छी होगा। तीसरा क्या काम करेगा, तो ये जो कोर है ये हमारा एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एफिशिएंसी मतलब क्या, अगर कोर अच्छा है तो कम फ्लक्स का लॉस होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोर अच्छा है कम फ्लक्स जो होगा वो लॉस होगा। तो इससे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ गई ना। चौथा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी वाइंडिंग है, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को ये कोर ही जो है वो सपोर्ट दे रही है ना। मतलब कोर के चारों तरफ लगाएं तो क्या हुआ, ट्रांसफार्मर मजबूत बन गया। ठीक है, अब पूछेगा कि ये कोर किस किस मटेरियल का बना होता है, तो ध्यान रखना है ये किस किस मटेरियल का बनाएंगे हम लोग। तो ये बनाएंगे हम लोग सिलिकॉन स्टील का या फिर CRGO स्टील का बनाएं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर इसमें सिलिकॉन डाल रहे हैं तब क्या होगा, इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो कम होगा और एडी करंट लॉस जो होता है वो कम होगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब देखिए ये जो सिलिकॉन स्टील है ना, तो ये जो हिस्टैरिसीस लॉस है उसको कम करने के लिए हम लोग ना सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ना पतला पतला सा शीट बनाएंगे। ठीक है, आयरन कोर को जो होता है ना पतला पतला शीट बनाते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या करता है, लेमिनेशन, ये जो है लेमिनेशन चढ़ाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, एडी करंट लॉस जो होगा वो कम होगा। तो फिर आप देखिए यहाँ पे अभी क्या देखें, यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना। और ये जो आयरन कोर है ना, तो कोर भी ना बहुत सारे टाइप से होते हैं। क्या क्या होता है, तो पहला कोर टाइप होता है जो कि आप पढ़ेंगे, कोर टाइप होता है। दूसरा हमारा सेल टाइप होता है। तीसरा हमारा टोरॉयडल टाइप होता है। ठीक है, टोरॉयडल कोर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये ढेर सारे टाइप से हम लोग का बनाया जाता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप कॉइल क्या होता है। तो कॉइल जो है ये ट्रांसफार्मर में, ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें लपेटते जो है ना, वो तांबा या एल्युमिनियम का तार जो लपेटते हैं वो होता है, जिसमें करंट जो है वो बहने पर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जो होगा वो फ्लक्स जो होगा वो पैदा होगा। ठीक है, और इसी फ्लक्स और यही फ्लक्स से जो होता है वो वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये ध्यान रखना। ये कॉइल भी हमारा ढेर सारा टाइप से होता है। तो कॉइल कितने टाइप से होता है, तो पहला प्राइमरी को वाइंडिंग हुआ। प्राइमरी वाइंडिंग मतलब जहाँ पे आप इनपुट सप्लाई दे रहे हो। ठीक है, इसी में हमारा फ्लक्स बनेगा। जैसे कि आप इसमें देखो,
यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी कॉइल यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। इसी में एसी सप्लाई देंगे और इसी में करंट जो होगा वो बहने से इसी में फ्लक्स जो होता है वो पैदा होता है, ठीक है। दूसरा हमारा सेकेंडरी कॉइल, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज मिलता है, मतलब प्राइमरी का जो फ्लक्स, प्राइमरी के फ्लक्स से जो होता है वो सेकेंडरी में आकर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। मतलब कॉइल का मुख्य काम क्या है, तो पहला मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना, ठीक है। पहला काम हमारा कॉइल का क्या हुआ, तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बना रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना मतलब क्या कि प्राइमरी कॉइल में एसी हुआ, फ्लक्स पैदा किया, फिर सेकेंडरी में हमारा वोल्टेज बना, ठीक है। दूसरा जो काम होता है ना इसको, कि वोल्टेज को ये घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। मतलब कि इसका जो होता है, आप एक फॉर्मूला देखे होंगे क्या, कि V1/V2 इज इक्व टू N1/N2 पढ़े होंगे। मतलब क्या क्या कि नंबर ऑफ टर्न अगर कम है तो वोल्टेज हमारा कम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो पावर का ट्रांसफ़र करना होता है वो बिना डायरेक्ट कनेक्शन का करते हैं। मतलब कि क्या कि प्राइमरी में हम लोग यहाँ पे क्या किए, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है ना, मतलब यहाँ का तार यहाँ नहीं ना जुड़ा हुआ है। ये क्या हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड से ट्रांसफ़र होता है ना, फ्लक्स से ये ट्रांसफार्मर होता है। अब पूछेगा कि कॉइल किस किस मटीरियल का बना हो रहा है, तो एक कॉपर मटीरियल का बना होता है, कॉपर वाइंडिंग का होता है। कॉपर वाइंडिंग का अगर हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कम है, एफिशिएंसी हमारा ज़्यादा है। दूसरा एल्युमिनियम वाइंडिंग का होता है, एल्युमिनियम वाइंडिंग है मतलब कि ये सस्ता है और फिर ये हमारा हल्का होता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। तो कॉइल के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आप आइए ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। ये देखिए, अब ऑयल भी हम लोग बहुत टाइप से यूज़ करेंगे। तो पहला हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग पहला मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल ये करते हैं और सबसे ज़्यादा किफ़ायती होता है। दूसरा हम लोग सिलिकॉन ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन ऑयल जो है वो यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, इसमें फायर का रिस्क जो होता है वो कम होता है। मतलब जो फायर नहीं, ट्रांसफार्मर में गर्म वगैरह हो गया तो फायर लग जाता है, आग लग जाता है, तो आग का खतरा जो होता है वो इसमें कम होता है सिलिकॉन ऑयल में। और तीसरा हमारा, और ये ना सबसे महंगा भी होता है, सिलिकॉन ऑयल जो होता है महंगा होता है। और तीसरा हमारा एस्टर ऑयल होता है, ठीक है, एस्टर ऑयल होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा एस्टर ऑयल जो होता है वो नेचुरली या फिर सिंथेटिक होता है, ठीक है। मतलब सबसे पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा ऑयल बोलेगा तो एस्टर ऑयल होता है, और ये हाई टेम्परेचर के लिए भी ये सह सकता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑयल है वो ऑयल क्या क्या काम कर रहा है, तो ये कूलिंग भी करता है, मतलब कि ठंडा भी रखता है इसको, इंसुलेशन का भी काम करता है, और जो आर्क होता है ना, मतलब चिंगारी वगैरह होता है, उससे ये सुरक्षा भी कर रहा है, ठीक है। ओके, तब देखिए ये क्या क्या काम किया। तो पहला हमारा कूलिंग करता है। ये कूलिंग मतलब क्या हुआ कि वाइंडिंग में जो भी वाइंडिंग और कोर में जो भी गर्मी पैदा हुआ तो ऑयल जो होता है वो ऊपर उठ गया, तो रेडिएटर में जो है वो ठंडा होकर वापस नीचे आता है और ट्रांसफार्मर इसको ठंडा कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कूलिंग करता है। दूसरा काम हमारा इंसुलेशन करता है। इंसुलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज पार्ट्स के बीच में क्या हुआ कि ऑयल जो यहाँ पे है मतलब तेल है, तो वो इंसुलेशन को प्रदान करता है ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा रहे। और तीसरा काम क्या करता है, तो ये आर्किंग से रोकता है। आर्किंग मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग का स्विच हम लोग जैसे ही दिए या फॉल्ट का कंडीशन आया तो क्या हुआ कि वहाँ पे स्पार्क बना ना, मतलब स्पार्क बना मतलब क्या, चिंगारी उत्पन्न हुआ। जैसे ही नहीं ऑन ऑफ करते हैं तो चिंगारी बनता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि तो उसको ऑयल जो है, तेल जो यूज़ कर रहे हैं वो उसको बुझा देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये हमारा ऑयल भी, ये कॉइल भी हो गया, ट्रांसफार्मर ऑयल भी हमारा हो गया। ये देखिए ऑन लोड टैप चेंजर, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो ऑन लोड टैप चेंजर जो है, ऑन लोड टैप चेंजर OLTC, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ट्रांसफार्मर हमारा चालू रहते हुए भी वोल्टेज को हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। मतलब वाइंडिंग के टैप जो होता है ना वो बदलता रहता है। मतलब हम लोग इसको बंद किए बिना ही, सप्लाई को बंद किए ही बिना ही हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑन लोड टैप चेंजर में ना अलग से हम लोग का एक ऑयल चैम्बर बना होता है। मतलब कि क्या, टैप बदलते हैं, ठीक है। नहीं, टैप मतलब N1 प्रोपोर्शनल टू हमारा होता है ना V1, मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न बदलिएगा उतना ज़्यादा हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। तो आप टैप बदलेंगे तब क्या होगा, आपका आर्किंग आएगा, स्पार्क जो होगा वो होगा, चिंगारी होगा। तो यहाँ से एक अलग से यहाँ पे चैम्बर बना हुआ होता है ताकि जो मुख्य ट्रांसफार्मर है ना, जो मेन ट्रांसफार्मर है, इसका ऑयल जो है वो ख़राब ना हो और आर्किंग जो होता है वो सुरक्षित रहे।
और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सा गैस बनता है। तो हाइड्रोजन गैस बनता है, मीथेन गैस बन सकता है, थोड़ी सी मात्रा में एथेन गैस बन सकता है, एथिलीन गैस बन सकता है। और ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गैस नहीं बनना चाहिए। अगर ज़्यादा गैस बन रहा है मतलब जो OLTC है, मतलब ऑन लोड टैप चेंजर है, वो हमारा खराबी होता है। ठीक है, तो ये हमारा सब खत्म हो गया। अब आइए बशिंग पे। मतलब कि आप इसमें शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं ना कि ऑन लोड टैप चेंजर मतलब कैसे आता है। तो जो एग्ज़ाम में कैसे आता है, OLTC क्या होता है, तो ये लोड पर भी हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक ये होता है। फिर OLTC का अलग ऑयल हम लोग डालते हैं, ये कर सकते हैं। और जो टैपिंग करते हैं, क्योंकि आप लो वोल्टेज को बढ़ा घटा कैसे करें, टैपिंग के अनुसार, मतलब नंबर ऑफ़ टर्न को चेंज करके जब टैपिंग को बदलते हैं तो उस समय आर्किंग होती है। ठीक है, उस समय क्या होती है, आर्किंग होती है। और जो आर्किंग होती है उससे गैस बनती है। और जो गैस होता है ये क्या करता है, तो फॉल्ट को इंडिकेट करता है। और जो गैस बना तो फॉल्ट ये बताया, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बुज़ोल्स रिले का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आइए बुशिंग क्या होता है। ये बुशिंग, तो ये ध्यान रखना, ये जो है ना, ये बुशिंग होता है। ट्रांसफार्मर के ऊपर देखिएगा गाछ गाछ टाइप से होता है। तो यह होता है ना कि ये एक ना इंसुलेटेड पार्ट है, जो इसके माध्यम से क्या होता है ना कि जो भी हाई वोल्टेज का कंडक्टर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर से बाहर निकलता है। मतलब कि बिना शॉर्ट सर्किट या लीकेज। दैट मीन्स कि आप बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में बुशिंग होता है, ये जो बुशिंग है इसका काम क्या है, तो ये जो हाई वोल्टेज का कंडक्टर होता है, हाई वोल्टेज का कंडक्टर जो होता है उसको ट्रांसफार्मर के टैंक से ये सुरक्षित बाहर निकालता है। और इसको इंसुलेशन भी ये प्रदान करता है। दैट इज़ बुशिंग, कंडक्टर को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने का रास्ता। मतलब नहीं होता यहाँ से कंडक्टर आया हाई वोल्टेज का, इसको आप बुशिंग के तरीके से वो आप बाहर निकाल दिए। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है वो तो ग्राउंडेड होता है ना, वो अर्थ किया हुआ रहता है। लेकिन इसका जो कंडक्टर हम लोग जो डालते हैं वो हाई वोल्टेज पर होता है, तो इसलिए इसके बीच में इंसुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो काम क्या करता है, तो ये काम हमारा बुशिंग करता है। ये जो कंडक्टर, इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि क्या है। मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या हो रहा है कि वाइंडिंग हमारा हो रहा है। ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा वाइंडिंग होता है, ठीक है। और बाहर जो होता है वो बिजली की लाइन जो होती है वो होती है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक धातु का रॉड लगाएंगे या तार लगाएंगे, है ना। तार जो लगाते हैं वो वही ट्रांसफार्मर के टैंक के से बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब बहुत उस तार को बहुत ज़्यादा वोल्टेज अगर हम लोग कहेंगे, तो यही तार को अगर ज़्यादा वोल्टेज पे कर रहे हैं तो इसी को बोलते हैं कि हाई वोल्टेज का कंडक्टर बाहर निकल रहा है। और ये कितना हो सकता है, तो 11 kV का कंडक्टर हो सकता है, 33 kV का हो सकता है, 132 kV का हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो गया ना, तो यही वोल्टेज जो है वो को हम लोग हाई वोल्टेज कंडक्टर कहते हैं। तो अगर क्या करेंगे, तो इसको ना अगर हम लोग बिना बुशिंग के, मतलब बुशिंग नहीं डाले और इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे निकाल दिए, बुशिंग की सहायता के बिना निकाल दिए, तब क्या होगा, तो वहाँ पे जो टैंक होता है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, स्पार्किंग हो सकता है, इंसान को खतरा लगने का चांसेस होता है। यहाँ पे जो बुशिंग है ये क्या करता है, तो जो भी कंडक्टर आया है उसको चारों तरफ इंसुलेटेड करके रखता है और टैंक से इसको अलग रखता है, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बुशिंग के बारे में भी सारा समझ लिए। तो पूरे ट्रांसफार्मर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर है, रेडिएटर, बुज़ोल्स रिले, ये सब जो है वो सब मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देख लीजिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो कोर हो गया, तो कोर मतलब क्या, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। फ्लक्स के लिए रास्ता होता है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर का ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, कूलिंग इंसुलेशन के लिए। रेडिएटर क्या हुआ, तेल की गर्मी को बाहर निकालने के लिए। कंजर्वेटर, तेल जो होता है वो जो भी तेल में फैलाव होता है उससे मतलब बाहर ना निकल जाए, इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ब्रीदर जो होता है, ब्रीदर के अंदर सिलिकॉन जेल होता है, ये नमी को जाने से रोकता है। बुज़ोल्स रिले जो हो गया आंतरिक फॉल्ट डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टैप चेंजर क्या हो गया, तो वोल्टेज एडजस्टमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ देख लीजिए, ये तो हम लोग बता दिए। लेमिनेशन है तो पतला पतला जो होता है वो काट कर कोर को ही लेमिनेट करते हैं ताकि एडी करंट लॉस जो होता है वो इससे बचा रहे, ठीक है। देखिए ये सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन किया हुआ है ना, पतला पतला में काट कर उसको चिपका दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए टाइप के बारे में हम लोग देखते हैं। कोर टाइप होता है, एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है।
कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो भी वाइंडिंग होता है, ये कोर है, ये कोर है, तो कोर के ऊपर ही हम लोग वाइंडिंग डालते हैं। मतलब कोर जो होगा दो अलग अलग लिम्ब में होता है, ठीक है। एक लिम्ब पे प्राइमरी, दूसरे लिम्ब पे सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से कि ये दोनों जो है वो कैसा है, तो कंसंट्रिक तरीके से जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा, मतलब इसमें थोड़ा सा ना कोर ट्रांसफार्मर में ना इसका नुकसान क्या होता है ना कि इसमें जो लीकेज फ्लक्स होता है ना वो बाहर थोड़ा ज़्यादा मतलब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा लीकेज हो जाता है, और ये मैकेनिकली मजबूती ना थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा है कि देखिए इसमें अलग अलग वाइंडिंग है, इधर अलग वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, इधर सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो इससे कूलिंग जो होता है ना वो बेहतर होता है, इसका इंसुलेशन करना आसान होता है। ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में ना ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर मतलब क्या हुआ कि ये देखिए कोर वाइंडिंग यहाँ पे हुआ, ठीक है, उसको चारों तरफ ये ढक ले रहा है। मतलब ये जो कोर है ना ये वाइंडिंग को चारों तरफ ढक लेता है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि वाइंडिंग बीच वाले लिम्ब पर होती है, ठीक है। मतलब वाइंडिंग अंदर और कोर जो है वो बाहर होती है, ठीक है। इसका विशेषता अगर पूछेगा सेल टाइप ट्रांसफार्मर का क्या है, तो इसमें लीकेज फ्लक्स जो लीक कर रहा है, मतलब लीकेज नहीं होता बाहर चला जाना, तो ये लीकेज फ्लक्स जो होता है हम लोग को एक्चुअली में चाहिए कि प्राइमरी से जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा है सारा का सारा सेकेंडरी में हमारा ये करे, लिंक करे, ठीक है। लेकिन लिंक ना हो के लीक कर जाता है, तो लीकेज फ्लक्स इसमें कम होती है, और इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा जो होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। और ये शॉर्ट सर्किट फोर्स को भी ना अच्छे से ये सहता है, ठीक है। इसका हम लोगों का फ़ायदा होता है कि इसमें जो फ्लक्स होता है ना वो फ्लक्स का कपलिंग जो होता है बेहतर होता है, मतलब यहाँ और यहाँ मतलब बेहतर तरीके से ये अच्छे से इसका फ्लक्स जाता है, ठीक है। मजबूत डिज़ाइन होती है, और ये नॉइज़ जो होता है ना वो थोड़ा कम होता है। अब देखिए इसके अंदर हमारे यहाँ पे वाइंडिंग है, तो इसमें थोड़ी सी कूलिंग ना वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि देखिए ये बाहर है, यहाँ पे है तो इधर से भी कूलिंग हो जा रहा है, इधर से भी, लेकिन यहाँ पे अंदर है ना और उसके ऊपर में कोर होता है, तो इसमें कूलिंग जो होता है ना थोड़ा कम होता है, तो इसलिए इसको इंसुलेशन करना भी इसका मुश्किल होता है, ओके। तो अगर दोनों के बीच में हम लोग अगर डिफरेंस पूछे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर है तो क्या बोलेंगे इसको, कोर के ऊपर वाइंडिंग कहाँ पे है, तो वाइंडिंग ये कोर है, कोर के ऊपर वाइंडिंग देते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, तो कोर के अंदर में वाइंडिंग देते हैं, ठीक है। इसमें लीकेज फ्लक्स बोलेगा तो ये ज़्यादा होता है, इधर से भी लीक हो जा रहा है, इधर से भी लीक हो जा रहा है, लेकिन इसमें लीकेज फ्लक्स जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें कूलिंग बोलेगा तो कोर में कूलिंग अच्छा होता है, ठीक है। इसमें कूलिंग जो होता है वो मध्यम होता है, ठीक है। मैकेनिकल बोलेंगे तो मैकेनिकली ये मजबूती कम देती है, ठीक है। मैकेनिकली मजबूती कम दे रही है क्योंकि ये बाहर में है ना, तो टूटने फूटने की खतरा अधिक रहती है, लेकिन ये जो मजबूती है इसका ज़्यादा होता है। इसका उपयोग हम लोग, कोर का उपयोग हम लोग हाई वोल्टेज में करते हैं, और इसका उपयोग हम लोग हाई करंट में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाई करंट में इसका उपयोग करते हैं सेल टाइप का, और हाई वोल्टेज में हम लोग यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल फेज का है, ये 3 फेज का है, 3 फेज का है तो तीनों में है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा जो एल सेक्शन लेमिनेशन होता है ना, तो ट्रांसफार्मर का जो आयरन कोर होता है ना उसका होता है। जैसे कि यहाँ पे नहीं, एक ऐसे करके आप लगा दिए और ये आप एक ऐसे करके लगा दिए, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, एल सेक्शन हमारा सेप लेमिनेशन हुआ, ठीक है। मतलब क्या है, एल आकार का जो है पतला पतला स्टील का सीट जो होगा वो आपस में जोड़कर कोर बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो सीट्स होते हैं वो किसका होता है, तो सिलिकॉन स्टील का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये तो ई सेक्शन हुआ ना, एल सेक्शन में हमारा ऐसा रहेगा, ठीक है। ये ऐसा, इधर से एल और एक ऐसा एल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये हमारा, तो ये जो एल सेक्शन लेमिनेशन हम लोग क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं लेमिनेशन, तो हम लोग एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। और जो कोर होता है ना, जैसे ऐसे ये एक कोर बन गया ना, तो कोर का क्या हो जाएगा, तो कोर का जो होता है ना मैग्नेटिक एफिशिएंसी जो होता है ना वो बढ़ा देता है। मतलब कि क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एक आप मोटा सा आप कोर ले रहे हो, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा, या फिर मतलब मोटा सा लोहा के ले रहे हो, उसकी जगह आप पतला पतला लेमिनेशन शीट, ऐसे से पतला पतला लेमिनेशन शीट ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका एडी करंट लॉस भी कम हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एल सेक्शन कहाँ पे उपयोग होता है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, इसमें, ठीक है। कोर टाइप में हमारा एल सेक्शन उपयोग होता है, ये हमारा ध्यान में, मतलब ये दोनों ना मिरर इमेज, इधर से एल इधर से एल, दोनों मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्या क्या है, तो एडी करंट लॉस कम होता है, हीटिंग कम होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर तो हम लोग देख लिए।
फिर ट्रांसफार्मर को कोर के बारे में देख लिया, आउटपुट इनपुट प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड ये सब देख लिया हमने। कोर टाइप ट्रांसफार्मर देखे हैं कि कुंडली जो है वो कोर टाइप मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा है ना, इसमें और इसमें। और सेल टाइप मतलब इसमें आप बीच में आप वाइंडिंग डालो, ठीक है। ये सेल टाइप कुंडली बीच में होती है, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसका फ्लक्स का रास्ता सरल होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कोर वाइंडिंग में, इसमें भी हमारा कोर टाइप और सेल टाइप हो गया, जो कि अभी हमने पीछे देख लिए हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। ये सिंगल फेज था, ये हमारा 3 फेज था, ठीक है। सेल टाइप भी देख लिए हम लोग, ये 3 फेज वाला 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है ये भी देख लिए हम लोग, 3 फेज ट्रांसफार्मर भी देख लिए। 3 ठो प्राइमरी देखे RYB, 3 ठो सेकेंडरी देखे, कोर तीनों में होता है R1 Y1 और B1, और सेकेंडरी में R2 Y2, ठीक है। इंडस्ट्रियल पावर में और सब स्टेशन में करते हैं, ठीक है। मतलब याद रखना है, हम लोग शॉर्टकट क्या बोल सकते हैं कि एडी करंट लॉस, बहुत क्वेश्चन आता है। एडी करंट लॉस कम है तो क्या कम करने के लिए लैमिनेटेड कोर का यूज़ करेंगे, कूलिंग और इंसुलेशन के लिए हम लोग का ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करेंगे, और वोल्टेज को कंट्रोल करना है तो टैप चेंजर का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर देखिए आपका ट्रांसफार्मर के प्रकार, तो हम लोग देख लिए भाई कोर टाइप्स और हमारा सेल टाइप देखे थे। कोर आयताकार मतलब वही कोर टाइप हो गया हमारा, ठीक है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर भी हम लोग देख लिए। फिर अब देखिए आप इसका एक और रिंग टाइप के बारे में आप देखिए। रिंग को टोरेडल ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक हम लोग कोर देखे, एक हम लोग शेल देखे, और एक हम लोग रिंग टाइप का देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, टोरॉयडल रिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो जिसका आयरन जो कोर होता है वो गोल रिंग के समान होता है, और पूरे वाइंडिंग जो होता है वो पूरे रिंग में चारों तरफ लपेटी रहती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, है ना, ये आप देखिए पूरे में लपेटी हुई है, ठीक है। देखेंगे कि गोल रिंग का आकार का है, सिलिकॉन स्टील फेराइट कोर का बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील का डालते हैं, सिलिकॉन का स्टील या फिर फेराइट कोर होता है, ठीक है, याद रखना है फेराइट कोर को डालते हैं। वाइंडिंग में याद रखना है कि पहले अंदर में जो होता है, पहले प्राइम, जैसे यहाँ पे हुआ ना ऐसे गोल है, तो इसके अंदर में पहले हम लोग प्राइमरी को लपेटते हैं, फिर हम लोग सेकेंडरी को लपेटते हैं, ये ध्यान मतलब पूरे रिंग पर समान रूप से हम लोग ऐसे लपेटेंगे, ठीक है। तो कैसे काम करेगा हम लोग का, तो प्राइमरी जो हम लोग प्राइमरी में किए हैं, प्राइमरी में AC सप्लाई देते हैं, तो पूरे रिंग जो होता है उसमें एक क्लोज मैग्नेटिक पाथ बन जाता है। प्राइमरी में अगर दिए ना, जैसे अंदर में प्राइमरी है, तो प्राइमरी में हम लोग दिए तो पूरे में मतलब पूरे रिंग में क्लोज मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया, फ्लक्स का पाथ बन गया। और इसमें जो ध्यान रखना है कि ये अंदर में जो होता है ना, ये एकदम अंदर से अच्छे से क्या होता है, तो इसलिए इसमें फ्लक्स लीकेज जो होता है ना बहुत कम होता है। तो ये सेकेंडरी में क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके, मतलब प्राइमरी में हम लोग दिए ना तो ये लीकेज कम हुआ, तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है बहुत अच्छे तरीके से इसमें होता है, ठीक है। तो देखे थे कोर में ज़्यादा हम लोग का लीकेज हो रहा था, सेल में थोड़ा कम हो रहा था, और इसमें तो जो था लीकेज फ्लक्स बहुत ही कम होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि लीकेज जो होता है हम लोग का, लीकेज मतलब बाहर चले जाना, वो कम होती है। कोर लॉस हम लोग देखे थे, ये कम होता है इसमें। लेकिन ये ध्यान रखना, शोर भी देता है ना, ये बहुत ज़्यादा कम नॉइज नहीं होता है उसमें, देखिएगा आवाज़ होगा, इसमें शोर भी थोड़ा सा, जो हमिंग नॉइज हम लोग देखते हैं, ठीक है, हमिंग नॉइज जो शोर होता है वो थोड़ा कम होता है। और इसका एफिशिएंसी पूछेगा ना, एफिशिएंसी मतलब दक्षता कितना है, तो 95 से 98% इसका एफिशिएंसी होता है। आकार में छोटा होता है और हल्का होता है, ठीक है। इसका फ़ायदा तो हम लोग जान गए कि एफिशिएंसी इसमें अच्छा होता है, हीट इसका कम होता है, और इसमें नॉइज़ कम होता है, और छोटे आकार का हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या हो सकता है कि देखिए इसमें वाइंडिंग बहुत मुश्किल से कर सकते हैं ना, देखिए वाइंडिंग कितना मुश्किल होता है, और इसको जब एक बार ख़राब हो जाता है कोई वाइंडिंग, तो उसको रिपेयर करना भी कठिन होता है और ये महंगा होता है, ठीक है। इसका वाइंडिंग मुश्किल होता है, ठीक है, वाइंडिंग जो भी कर रहे हैं ये मुश्किल है हमारा, ठीक है। रिपेयर कठिन होता है, इसका रिपेयर करना कठिन होता है, और क्या होता है तो एक महंगा होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग कहाँ कहाँ इसका यूज़ करें, तो UPS में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो भी हाई क्वालिटी का उपकरण है वैसा वाला में हम लोग को देख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, देख लीजिए ये सब ट्रांसफार्मर के बारे में ही। अब आता है एक पावर ट्रांसफार्मर के बारे में, आप देख लीजिए। तो पावर ट्रांसफार्मर जो है वो उच्च क्षमता, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर उच्च क्षमता वाला ट्रांसफार्मर होता है,
जो बिजली का उत्पादन और ट्रांसमिशन जो कर रहे हैं, ठीक है, बिजली का उत्पादन और जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए करते हैं, ठीक है। याद रखना है ये पावर ट्रांसफार्मर की जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो वोल्टेज घटाने के लिए यूज़ करेंगे। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं, पावर स्टेशन में, ग्रिड सब स्टेशन में, 132 केवी वाले में, 220 केवी वाले सब स्टेशन में, 400 केवी वाले सब स्टेशन में, ये सब हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग, देखिए एक पावर ट्रांसफार्मर पड़े थे, एक डिस्ट्रीब्यूशन, जो घर साइड में आप देखेंगे ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। आप पावर ट्रांसफार्मर जो ट्रांसमिशन जहाँ से होता है, जहाँ बिजली उत्पादन हो वहाँ के बाद जो ट्रांसमिशन होता है वो पावर ट्रांसफार्मर होता है। और लोड जो इसमें होना ये हमेशा फुल लोड पे होता है, ठीक है। रेटिंग भी इसका बहुत ज़्यादा MVA में रेटिंग होता है, लेकिन आपका जो घर वाले में यूज़ करते हैं वो सब KVA में होता है, ठीक है। ये हमारा कैसे ऑपरेट होगा, तो ये मतलब एफिशिएंसी इस पर हमेशा हम निकालेंगे ना, तो ये हम लोग फुल लोड पे एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलेगा तो ऑल डे एफिशिएंसी में निकालते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हो गया, आप सब ये सब ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे। देखिए पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, मतलब थ्योरी क्लास में आप क्लासेस में पढ़े होंगे। पावर ट्रांसफर भारी और मजबूत बनावट, मोटी वाइंडिंग, अच्छी कूलिंग फिन्स होती है, विशेषता हाई पावर हैंडल करता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, पावर स्टेशन सब स्टेशन में, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ये सब ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। देखिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर ये सब, ठीक है। ये ना जो ऑडियो सिग्नल होता है ना, मतलब जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, ऑडियो सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर ये मैच करने के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र या फिर जो मैच करते हैं ना उसमें यूज़ करते हैं। इसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज ना 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक में आप यूज़ करेंगे, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज में आप यूज़ करेंगे। इसका क्वेश्चन बोलेगा कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो इम्पीडेंस मैचिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग में। मतलब ये क्या होता है ना कि जब भी हम लोग एम्पलीफायर जो भी आवाज़ बोले हैं तो वो बढ़ा के देता है ना, मतलब बढ़ा के दे रहा है, और एक स्पीकर होता है, ठीक है। एम्पलीफायर और जो स्पीकर हुआ वो दोनों का इम्पीडेंस जो होता है ना वो अलग हो सकता है, तो वो क्या करता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर क्या करेगा, दोनों के इम्पीडेंस को मैच करेगा। तो दोनों के इम्पीडेंस को मैच किया तो क्या होगा, जिससे क्या होगा कि पावर जो होगा ना वो ट्रांसफ़र अच्छे से होगा, तो आवाज़ जो होगा ना वो हमारा साफ आएगा। मेनली याद रखना है कि एम्पलीफायर मतलब नहीं होता, एम्पलीफायर मतलब क्या होता है कि आपकी आवाज़ को बढ़ा के देना, ठीक है। तो एम्पलीफायर और स्पीकर है, दोनों के बीच में क्या होता है, कभी कभी इम्पीडेंस जो होता है वो अलग हो जाता है, तो इम्पीडेंस को मैच करवाता है, तो हम लोगों को पावर वहाँ पे ट्रांसफ़र अच्छे से होता है, तो हम लोगों के पास जो आवाज़ आती है वो हमारा अच्छा होता है, ठीक है। और भी इसका बहुत सारा काम है, इसका मतलब वोल्टेज और करंट को भी ये एडजस्ट करता है, ज़रूरत के अनुसार वोल्टेज ज़्यादा हुआ या कम हुआ, बढ़ाना घटाना, करंट बढ़ाना घटाना, तब ये सब करता है। फिर आपका नॉइज़ को भी कम करता है, नॉइज़ मतलब हल्ला गुल्ला होता है ना उसको कम करता है, डिस्टॉर्शन को कम करता है, ये सब को ध्यान रखना हम लोग को। तो ये देख लीजिए, बस इसमें क्वेश्चन आएगा, ये देख के पहचानिए, तो ये देख के पहचाना है कि आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी थी, ये सब छोटा छोटा आप देखे होंगे अपने घरों में। फिर आता है हमारा ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, कितना हर्ट्ज, तो 20 किलो हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ पे ये काम करेगा, ठीक है। ये किस पे, तो SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई जो आप पढ़ते हैं, इन्वर्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई है, ये सब में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्यों हाई पावर फ्रीक्वेंसी पे क्यों बनाएंगे, तो ध्यान रखें, अगर हम लोगों का फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो जो कोर होता है ना, कोर जो आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं उसका जो साइज़ होता है ना वो छोटा होता है। याद रखिएगा, घर में जितना ज़्यादा छोटा सा ट्रांसफार्मर आप देखिए ना, उसका ट्रांसफार्मर का साइज़ जो होता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो साइज़ जो होता है वो छोटा हो जाता है। अब साइज़ छोटा हो गया तब क्या होगा, वजन कम हो जाएगा, फिर पावर का डेंसिटी जो होता है वो हमारा ज़्यादा होगा। मतलब कि जो भी आपका मोबाइल चार्जर में अगर ट्रांसफार्मर देखेंगे, जितना भी छोटा छोटा डिवाइस देखेंगे ना, वही हाई फ्रीक्वेंसी पावर ट्रांसफार्मर का, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। याद रखना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब उसका साइज कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोर पूछेगा ना क्या चीज़ से बनाते हैं, तो इसमें कोर ना फेराइट से बना होता है, ठीक है। कोर जो होता है ना फेराइट का बना होता है, ठीक है। बस याद रखिएगा कि वो घरों में जो यूज़ करते हैं वो हो जाता है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये सब फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में हम पीछे ही बता दिए हैं, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। अब आता है 3 फेज ट्रांसफार्मर, वही बता दिए हैं।
तीन ठो प्राइमरी होता है, 3 ठो सेकेंडरी, बड़ा आकार हो जाएगा भारी लोड के लिए, पावर ट्रांसफार्मर के लिए, ये सब में यूज़ करें। ठीक है, इसका कोर टाइप देखिए, इस शॉर्ट ट्रिक में हम एक बार बता दिए कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोलेगा तो हाई वोल्टेज, शेल टाइप ट्रांसफार्मर बोला तो हाई करंट दिखे थे ना, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हाई करंट के लिए यूज़ किए थे। ठीक है, मजबूत हो। टॉरॉयडल का बात करेगा तो कम लॉस, ऑडियो का बात करेगा तो साउंड अच्छा, इंपेडेंस मैचिंग के लिए करते थे ना, साउंड इसमें अच्छा। हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ हम लोग एसएमपीएस में यूज़ करते हैं, और थ्री फेज का यूज़ हम लोग इंडस्ट्रीज़ में करें ना, 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो उसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में करें। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 3 फेज ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जो 3 फेज एसी सप्लाई पे काम करती है। इस पे हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं तो 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो सिंगल यूनिट का 3 फेज, मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ना, उसको 3 ठो आप ट्रांसफार्मर लीजिए, 3 फेज का ट्रांसफार्मर लीजिए और फिर आप बना दीजिए, मतलब एक ही आयरन कोर होगा उसमें, और इसी कोर पर आपका 3 ठो प्राइमरी वाइंडिंग, 1 2 3 तीनों होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो यही करते हैं, तो सिंगल को 3 ठो लेते हैं, उसको जोड़ देते हैं। अगर एक ठो और क्या बोलेगा कि 3 ठो अलग अलग सिंगल फेज ले लिया, और एक ठो क्या करेंगे, और दूसरा टाइप से क्या करेंगे कि सिंगल यूनिट का 3 फेज ट्रांसफार्मर लेना है, मतलब एक ही आयरन को, सॉरी हम गलती बोलता दी ना, मतलब इसमें क्या होता है आपका कि एक तरीके से आपका सिंगल यूनिट का आप लिए हैं। ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर, और इसी में आपका एक ही कोर होता है। ठीक है, एक ही कोर है, और इसी कोर पर आपका 3 ठो जो प्राइमरी वाइंडिंग है, मतलब तीन प्राइमरी इधर लगा देंगे और 3 ठो सेकेंडरी इधर लगा देंगे, याद रखना है इसी कोर पर। और सबसे ज़्यादा हम लोग इसका यूज़ करते हैं, मतलब कि एक ही टाइप से एक ही यूनिट का लिए हैं, और इसमें और दूसरे तरीके के क्या करते हैं तो 3 ठो सिंगल फेज का ले लिए, 1 2 3 ऐसे ऐसे ले लिए 3 ठो अलग अलग ट्रांसफार्मर, और उसको फिर 3 फेज सिस्टम बना दे। ठीक है, याद रखना है ये सब में। इसका भी हमारा कनेक्शन, हमारा स्टार स्टार आता है, डेल्टा डेल्टा आता है, स्टार डेल्टा आता है, ये सब देखिएगा, ये सब अपने क्लास में आप देखेंगे। ठीक है, तो याद रखना है बस 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। कैसा दिखेगा तो ये हमारा ऐसा दिखेगा। ठीक है, RYB। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांसफार्मर का ऑलमोस्ट हम टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, केबल और ट्रांसफार्मर कंपोनेंट, ये सारा ये और ये पूरा हम करवा दिए हैं। नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट वाला लेक्चर नेक्स्ट वाले में लेंगे। थैंक यू सो मच।